हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग वापस से यूनसिया प्लेनेट लौट आया था, जहां पर वांगलिंग को जानने को मिला कि ग्रीड तो यहां पर पहले से आकर ट्रैप हो चुका है, जिसके माउंटिंग स्टोन ट्रेजर को वांगलिंग ने हासिल कर लिया। इसके बाद वांगलिंग यहाँ एसेंशियल फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मून गेजर सर्पेंट को कुछ देर के लिए सुन कर देता है, ताकि वांगलिंग उसके बैकबोन को निकाल कर यहाँ से निकल सके, जिसमें वांगलिंग कामयाबी हो गया था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मून गेजर सर्पेंट होश में आ गया, जो कि वांगलिंग को जान से मारने के लिए उससे फॉलो करना शुरू कर देता है। इसी दौरान ग्रीड भी उसके मुंह से आजाद हो गया, जो कि वांगलिंग को देखकर और जरा गुस्से से भड़कते हुए उसके पीछे रवाना हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग तो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने लगा, ताकि मून गेजर सर्पेंट उसके साथ उलझा रहे और वांगलिंग को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मून गेजर सर्पेंट तो एंशिएंट गॉड फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका इस्तेमाल करते उसने पहले ग्रीड को जख्मी कर दिया। इसके बाद वो वांगलिंग पर भी हमला करने लगा, जहाँ वांगलिंग उस एंशिएंट गॉड फिंगर टेक्निक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। इवन कि उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वांगलिंग को अपनी बॉडी को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा, और फिजिकल बॉडी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद सिर्फ वांगलिंग की ओरिजिन सोल बची थी, जिसकी रफ्तार पहले से जरा तेज थी। और इसलिए हम देखते हैं कि वो मून गेजर सर्पेंट से भागते भागते यहाँ अल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन में आ जाता है, जहाँ पर आने की हिम्मत तो मून गेजर सर्पेंट भी नहीं कर रहा था। यानी कि यकीनन इस रीजन में जरूर कुछ न कुछ बहुत ही टेरिफाइंग होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ वांगलिंग के सोल पपेट को देखते हैं, जो कि स्पेस में फ्लो करता करता एक थंडर स्टार प्लेनेट के सामने आ गया था। वांगलिंग की ओरिजिन सोल भी उसके साथ ही मौजूद थी, जो कि इस थंडर स्टार प्लेनेट को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि मुझे इस तरफ से एक अजीब सी कशिश क्यों फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये थंडर स्टार प्लेनेट है, जो कि अल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन में एक हिडन प्लेनेट था। वांगलिंग उस थंडर प्लेनेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ मेरी ओरिजिन सोल भी डैमेज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वांगलिंग के पास एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की ओरिजिन सोल है, तो थंडर की पावर उसकी ओरिजिन सोल को रिकवर करने में उसकी मदद कर सकती थी। इसलिए वांगलिंग के लिए यह जगह कल्टिवेशन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यही सोचते हुए वांगलिंग धीरे धीरे से उस थंडर स्टार प्लेनेट की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक बीच हवा में यहाँ उसका पपेट रुक जाता है, जो देखकर वांगलिंग समझ गया था कि उसका सोल पपेट आगे नहीं आना चाहता। इसलिए वांगलिंग कहता है कि ठीक है, इस मिस्ट्री को मैं खुद ही आगे जाकर देखूंगा, जबकि वो अपने सोल पपेट को वही प्लेनेट के बाहर रोक देता है, ताकि वो वांगलिंग की बाहर से ही हिफाजत कर सके। जबकि खुद वांगलिंग मून गेजर सर्पेंट के बोन के साथ यहाँ उस थंडर प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पहुंचने के बाद वांगलिंग वहाँ की थंडर एनर्जी को देखकर कहता है कि यहाँ की थंडर एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही प्योर है। ये ऑलमोस्ट वैसी ही प्योर एनर्जी है जैसे कि वांगलिंग की ओरिजिन सोल के अंदर मौजूद है, जो देखकर वांगलिंग खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि इस प्योर थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके तो मैं अपनी ओरिजिन सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। जो सोचती वांगलिंग मून गेजर सर्पेंट के बैकबोन को फन से हिट करते हुए नीचे की तरफ फेंक चुका, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मून गेजर सर्पेंट का वो बैकबोन किसी पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा और चौड़ा था। वांगलिंग उड़ते हुए आकर यहाँ उस बैकबोन पर बैठ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने आसपास की प्योर थंडर एनर्जी को फन से डिवॉल्व करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी ओरिजिन सोल को रिपेयर कर सके। मगर अंदर की तरफ मौजूद लिंसुआन ये देखकर डरते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, जो कि हेवनली थंडर को इस तरह से डिवॉल्व कर रहा है। ये बंदा तो दिन ब दिन और जरा खतरनाक होता जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आजाद कैसे होऊंगा। लिंसुआन ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग को इसी तरह थंडर एनर्जी के साथ कल्टिवेशन करते करते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं, और 10 साल बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की ओरिजिन सोल पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी, जो देखकर वांगलिंग भी खुश होते हुए अपने आसपास नजर घुमाकर देखता है, और वो हैरानगी के साथ कह रहा था कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ की थंडर एनर्जी डिवॉल्व कर रहा हूँ। इतनी सारी थंडर एनर्जी यहाँ की डिवॉल्व करने के बावजूद भी इस प्लेनेट की थंडर एनर्जी जरा से भी कम नहीं लग रही। ये तो अच्छा है, यहाँ की इतनी सारा प्योर थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके यानी मैं अपने लिए एक फिजिकल बॉडी भी रिफाइन कर सकता हूँ। जो कहती है वांगलिंग फिर से एंशिएंट गॉड की उसकी फिजिकल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन करना शुरू कर देता है। वैसे तो हम जानते हैं कि वांगलिंग की ये क्लोन बॉडी एंशिएंट गॉड डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन वांगलिंग का जो एंशिएंट गॉड बॉडी है और ये बॉडी दोनों एक ही है। इन दोनों की जितनी भी मेमोरीज है वो एक दूसरे के पास है, तो इसलिए वांगलिंग की इस क्लोन बॉडी के पास भी वो एंशिएंट गॉड का सीक्रेट आर्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग इस हेवनली थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन कर रहा था। पहले हम देखते हैं कि वांगलिंग का बोन स्ट्रक्चर बनने लगा, जहां वांगलिंग का स्केलेटन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग और भी जरा रफ्तार के साथ वहां की प्योर थंडर एनर्जी को डिवॉल्व करना शुरू कर देता है। जो थंडर एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ यहाँ वांगलिंग की बॉडी के आसपास इकट्ठा होते हुए उसकी बॉडी में एंटर कर रही थी। साथ ही साथ वांगलिंग याद करता है कि जब पिछली बार वांगलिंग लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में था, तब अपने लिए उसने फिजिकल बॉडी रिफाइन की थी। वही टाइम जब वो टुएसन के हाथों से मरता मरता बचा था, और उसी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके
थे। उसने सुजाकू प्लेनेट को कंकर किया, ऑल अलायंस स्टार सिस्टम में भी काफी तहलका मचाया। उसी बॉडी की मदद से वांगलिंग ऑल हेवन स्टार सिस्टम तक आ पहुंचा, लेकिन आखिरकार वो फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। जो सब कहते हुए वांगलिंग बहुत ही तेजी के साथ उस प्लेनेट की थर्डर एनर्जी को डिवॉल्व कर रहा था, जो कि बाहर से उसका सेलेस्टियल गार्ड पपेट भी देख रहा है। हम देखते हैं कि वांगलिंग की फिजिकल बॉडी स्टेप बाय स्टेप बन रही थी। पहले उसका स्केलेटन बना, उसके बाद उसकी फ्लैश और उसके नर्व्स बन रही है। जबकि इस प्रोसेस के दौरान वांगलिंग की बॉडी के आसपास एक ककून आ चुका था, जिस ककून में अपने लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन करते करते पूरे 60 साल गुजर जाते, और 60 साल बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की जो फिजिकल बॉडी थी वो किसी डायमंड की तरह चमक रही थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी। जबकि वांगलिंग की ये न्यू फिजिकल बॉडी प्योर थंडर एनर्जी से बनी है, बिल्कुल उसकी ओरिजिन सोल की तरह, जिसमें एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर थी। आखिरकार वांगलिंग की फिजिकल बॉडी 60 साल बाद कंप्लीट हो गई। इसलिए हम देखते हैं कि उस ककून में धीरे धीरे करके क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, जिसके टूटने के साथ ही वांगलिंग अपनी नई फिजिकल बॉडी के साथ उस ककून से बाहर की तरफ निकल आया। जहां वांगलिंग कह रहा था कि 60 साल में मैंने इस प्लेनेट की सारी थंडर फोर्स को डिवॉल्व करके एंशिएंट गॉड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए ये फिजिकल बॉडी रिफाइन की है, यानी कि ये फिजिकल बॉडी थंडर फोर्स से जुड़ी हुई है। कोई भी थंडर डाउ इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, या फिर अगर सही से कहो तो वांगलिंग खुद अब एक थंडर फोर्स बन चुका है, क्योंकि उसकी ओरिजिन सोल और उसकी फिजिकल बॉडी दोनों थंडर एनर्जी से बनी है। अनलेस इससे भी ज्यादा कोई टेरिफाइंग और प्योर थंडर एनर्जी ना आ जाए, तब तक कोई भी दूसरी नॉर्मल थंडर एनर्जी तो वांगलिंग पर असर ही नहीं करेगी। ये सब सोचते हुए वांगलिंग मून गिजर सर्पेंट के बैकबोन पर वापस से आ गया था, जहां पर वांगलिंग कह रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है कि मैं हेवन डिफाइंग बीट के अंदर इन बोन्स की गोल्डन और वेन्स को एब्जॉर्ब करवाऊं, ताकि गोल्ड एलिमेंट के साथ आखिरकार हेवन डिफाइंग बीट कंप्लीट हो जाए। जो सब सोचती वांगलिंग फौरन से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालकर यहाँ हवा में एक फॉर्मेशन बना देता है। इसके बाद वांगलिंग ने अपने हेवन डिफाइंग बीट को भी बाहर की तरफ निकालकर हवा में बेच दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की मदद से वांगलिंग इस गोल्डन और वेन्स को हेवन डिफाइंग बीट के अंदर धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि मून गिजर सर्पेंट का वो बैकबोन काफी ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए ये प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। वांगलिंग भी ये सब देख रहा था और वो शांति से बैठकर सोचने लगता है कि मून गिजर सर्पेंट के बैकबोन की इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा, और इसी बारे में सोचते हुए वांगलिंग फौरन से याद करता है कि उसे ग्रीड के कुछ ट्रेजर्स भी तो मिले थे, जिन्हें वांगलिंग ने बाहर की तरफ निकाल लिया। उनमें से एक माउंटेन स्टोन ट्रेजर था, दूसरा था रिवर एंड माउंटेन पेंटिंग, और तीसरा था इमोर्टल एम्परर क्राउन। सबसे पहले वांगलिंग उस माउंटेन स्टोन ट्रेजर को देखता है, जिसके अंदर वांगलिंग को जानने को मिला कि इसके अंदर इमोर्टल माउंटेन की सोल को सील करके रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस माउंटेन स्टोन ट्रेजर को बनाने के लिए माउंटेन पीक की सोल को निकाला गया, रिवर की सोल को निकाला गया, इवन कि एक पूरे के पूरे प्लेनेट के लोगों को जान से मारकर उनकी सोल्स को भी निकालते हुए इस माउंटेन स्टोन ट्रेजर के अंदर सील करके रखा गया है, जिन सारी सोल्स को अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस ग्रेट डिवाइन एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम भी इंसान को सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर होना चाहिए, और चूंकि ग्रीड एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर था, तो इसलिए वो इस माउंटेन स्टोन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकता था। इवन कि ये आर्टिफैक्ट उसके हाथों में इतना ताकतवर था कि इसका इस्तेमाल करके उसने मून गिजर सर्पेंट की हड्डियां तक तोड़ दी थी और उसे एक बहुत बड़ा घाव दे दिया था, जो कि हम जानते ही है कि मून गिजर सर्पेंट कितना सारा खतरनाक होता है। वांगलिंग देखता है कि उस माउंटेन स्टोन आर्टिफैक्ट के ऊपर से ग्रीड का स्पिरिचुअल सेंस पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि वांगलिंग अब इस पर अपने स्पिरिचुअल सेंस लगा सकता है, जो कि वांगलिंग जानता है कि फ्यूचर में ये आर्टिफैक्ट मेरे बहुत सारा काम आएगा। जो सोचती वांगलिंग ने फौरन से यह इस माउंटेन स्टोन आर्टिफैक्ट पर अपना स्पिरिचुअल सेंस लगाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ वांगलिंग परेशान होते हुए कह रहा था कि अभी के लिए मेरी कल्टीवेशन एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इसे फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन चूंकि ये आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में आ चुका है, तो इससे मुझे सेकंड स्टेप की डिवाइन एबिलिटी की यूनिकनेस को समझने को मिलेगा। वो भी वक्त आने से पहले ये सब सोचते हुए वांगलिंग उस माउंटेन स्टोन आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वांगलिंग यहाँ माउंटेन रिवर पेंटिंग की तरफ देखने लगा, जिसकी तरफ देखते हुए वांगलिंग कहता है कि बेशक ये एक असली रिवर एंड माउंटेन पेंटिंग नहीं है, बल्कि इसे एक डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग की जो डाउ मैप था उसे इसके अंदर इम्प्रिंट किया गया है, सिर्फ एक डुप्लीकेट रेप्लिका होने के बावजूद भी। सोचो कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने मून गिजर सर्पेंट के टेंटिकल अटैक्स को ब्लॉक करके रखा हुआ था, यानी कि ये एक लाइफ सेविंग डिफेंसिव आर्टिफैक्ट हो सकता है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग थोड़ा सा उदास होकर कहता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मून गिजर सर्पेंट के एंशिएंट गॉड फिंगर स्ट्राइक की वजह से ये रिवर एंड माउंटेन पेंटिंग डैमेज हो चुकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे इसे रिपेयर करना होगा, फिर ही मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो सब सोचते हुए वांगलिंग उस माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग को भी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग इमोर्टल एम्परर क्राउन की तरफ
तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए वांगलिंग कह रहा था कि वैसे तो ये एंशिएंट एम्परर क्राउन कुछ जरा खास नहीं लग रहा, लेकिन जब ग्रीड ने इसे बाहर निकालकर इस्तेमाल किया, वो भी मून गीजर सर्पेंट के एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक के सामने, जहाँ ये आर्टिफैक्ट बेशक उस अटैक के सामने ज्यादा देर टिका तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर तो एक खरोच भी नहीं आई, जो कि इस बात का सबूत है कि ये कोई मामूली ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। ये सब कहते हुए वांगलिंग उस क्राउन को देख रहा था, जहाँ पर उसे 5 अलग अलग कलर के बीड्स दिखाई दिए, जिन मोतियों को देखते हुए वांगलिंग कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 5 अलग अलग कलर के बीड्स अलग अलग 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वांगलिंग का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस क्राउन में से 5 अलग अलग कलर की एनर्जी निकलते हुए वांगलिंग की पूरी बॉडी को स्कैन करती है, जो देखकर वांगलिंग भी समझ गया था कि ये 5 बीड मेरी बॉडी के अंदर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ये उस ब्लू एलिमेंटल फ्लावर को तो नहीं ढूंढ रहा। जो सब सोचती वांगलिंग फौरन अपने पास से वही ब्लू एलिमेंटल फ्लावर बाहर निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी को इमोर्टल एम्परर क्राउन ने एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ये देखते हुए वांगलिंग याद करता है कि इस फ्लावर के बारे में मुझे रेड बटरफ्लाई ने मरने से पहले बताया था, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि सुजाकू प्लेनेट पर रेड बटरफ्लाई के पास 5 स्पिरिट बॉडी हुआ करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इमोर्टल एम्परर क्राउन रेड बटरफ्लाई से किसी तरीके से कनेक्टेड था। वांगलिंग ये सब सोचते हुए याद करता है कि वैसे ग्रीड ने भी तो कहा था कि इस इमोर्टल एम्परर क्राउन को सिर्फ अवेकन करने के लिए ही मुझे 9999 मोर्टल एम्परर्स की सोल्स की जरूरत पड़ी थी। वांगलिंग यहाँ पर सोचता है कि अगर किसी सिर्फ एक ही एम्परर की सोल का इस्तेमाल किया जाए जिसके पास 5 स्पिरिट बॉडी हो, यानी कि जिसके पास 5 एलिमेंटल की पावर हो, तो मुझे लगता है कि वो इस इमोर्टल एम्परर क्राउन की ट्रू डिवाइन एबिलिटी अनलीश कर पाएगा। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ वांगलिंग यहाँ उस क्राउन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये जिस मटेरियल से बना है यकीनन वो भी एंशिएंट ओरिजिन का होगा, लेकिन अभी के लिए एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी से भी वांगलिंग को कुछ इस बारे में जानने को नहीं मिलता, इसलिए वांगलिंग उस इमोर्टल एम्परर क्राउन को अपने पास रखते हुए कहता है कि इसके बारे में बाद में सोचूंगा। जो सब कहते हुए वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट की तरफ देखता है, जो कि अभी भी गोल्डन एलिमेंट को एब्सॉर्ब कर रहा था। यहाँ पर इसी तरह करते करते पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं। हेवन डिफाइंग बीट ने आखिरकार गोल्ड एलिमेंट भी एब्सॉर्ब कर लिया था, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, जो देखकर तो वांगलिंग भी खुश हो गया, और वो खुश होते हुए कहता है कि अब बस सिर्फ फाइनल स्टेप बचा है, जो कि है अपना मार्क इस हेवन डिफाइंग बीट पर लगाना, ताकि ये मुझे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। जो सोचते ही वांगलिंग अपना मार्क बनाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग सोच रहा था कि जब से मेरी कल्टीवेशन जर्नी शुरू हुई, हिंग्यो सेक्ट के उन शुरुआती दिनों से लेकर अब तक की इस खतरनाक जर्नी में हमेशा ये हेवन डिफाइंग बीट मेरे पास रहा, लेकिन हेवन डिफाइंग बीट चूंकि कंप्लीट नहीं था, इसलिए उसने वांगलिंग को मास्टर के तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वांगलिंग ने पूरे 1000 साल इंतजार किया है हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करने के लिए। यह सब सोचते हुए वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट को नीचे की तरफ अपने सामने ले आया, जहाँ पर वो उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैं हेवन डिफाइंग बीट के बारे में जरा कुछ नहीं जानता, हालांकि तुम पिछले 1000 साल से मेरे पास हो। तुम्हें कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत सारी मुश्किलें फेस की। ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं देख सकूं कि तुम्हारे अंदर कौन सी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। जो सब कहती है वांगलिंग अपने मार्क के हाई एनर्जी के साथ हेवन डिफाइंग बीट पर लगाना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से एक खतरनाक पर्पल एनर्जी अनलीश होती है, जो कि हर एक चीज को चीरते हुए सीधे जाकर आसमान से टकरा गई। बाहर से वांगलिंग का सेलेस्टियल गार्ड पपेट भी ये देख रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो फिर से सेलेस्टियल गार्ड पपेट और अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को अपने पास रखने के बाद धीरे से हवा में आते हुए यहाँ हेवन डिफाइंग बीट के करीब आ गया, जिसे जब वांगलिंग पकड़ने की कोशिश करता है तो वो हेवन डिफाइंग बीट और जरा आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक उसने पर्पल स्मोक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा गेट समन कर लिया, जिस गेट को देखकर तो वांगलिंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है। जो सब कहते हुए अचानक उस गेट के अंदर थोड़ी सी हलचल हुई और वांगलिंग पर यह एक बहुत ही टेरिफाइंग प्रेशर लगना शुरू हो गया। जिस इंटेंस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए वांगलिंग कह रहा था कि ये फोर्स किसी रेल्म का प्रेशर नहीं हो सकता, बल्कि ये सोल की गहराई के अंदर से आने वाला डर का प्रेशर है, जो कि हर एक उस कल्टिवेटर को फील होता है जो कि इस ग्रेट गेट को देखता है। यानी कि अगर सही से कहा जाए तो इस ग्रेट के पीछे कुछ ऐसा टेरिफाइंग है जिसका डर तो इस वक्त वांगलिंग को भी महसूस हो रहा है। हालांकि वांगलिंग तो पूरी तरीके से बेखौफ इंसान है, उसे कभी भी किसी से डर महसूस नहीं होता, पर फिर भी उसकी बॉडी ये इंटेंस प्रेशर फील कर रही है। यहाँ पर ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक है जो लोगों के डाउ हार्ट को शटर कर सके, इवन कि उन लोगों को हेवन डिफाइंग बीट या फिर इस ग्रेट गेट के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। वांगलिंग ने ऐसा खौफ और ऐसा प्रेशर 1000 साल में पहले कभी फील नहीं किया था। पहली बार जब वांगलिंग हेंग्यो सेक्ट इंटर कर रहा था और उसकी बॉडी पर प्रेशर पड़ा था, ये कुछ वैसा ही है, लेकिन उसके बाद से वांगलिंग को कभी भी डर नहीं लगा। वो कभी भी किसी के
सामने झुकता नहीं। वांगलिंग की यही तो खासियत है। बेशक उसे तकलीफ हो रही थी लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि वांगलिंग तुम्हारे सामने झुक जाए तो ये सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में हो सकता है, क्योंकि वांगलिंग किसी भी गॉड या फिर डीमन के सामने नहीं झुकता। एक वो दिन था और एक आज का दिन जहाँ पर मैंने इस तरह का प्रेशर फील किया, लेकिन चाहे तुम मेरी डाउहार्ट को शैटर ही क्यों ना कर दो, मैं फिर भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। हेवन डिफाइंग बीड, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम क्या हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें मैंने ही कंप्लीट किया है। जो सब कहते हुए वांगलिंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि अगर हेवन मेरे किसी अपने प्यारे को जान से मार डाले तो मैं वैसे इंसान हूं कि उसके लिए हेवन तक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन अगर हेवन डिफाइंग बीड तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की और मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी शैटर कर दूंगा। और ये कहती वांगलिंग एक पावरफुल पंच अटैक रेडी करके फौरन से हेवन डिफाइंग बीड पर चल देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ग्रेट गेट ओपन हो गया और उसके अंदर से एक पाम बाहर की तरफ आते हुए वांगलिंग के उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हालांकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस ब्लास्ट का इफेक्ट चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाता है। ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद वांगलिंग देखता है उस बड़े से जायंट हाथ को जो कि वांगलिंग के सामने उस ग्रेट गेट से समन हो चुका है और वो वांगलिंग को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। वांगलिंग इस कोलोसल हैंड को देखते हुए कह रहा था कि ये एंशिएंट गॉड का हाथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंशिएंट गॉड के हाथों पर स्पेशल तरह के क्रैक्स और मार्क्स बने होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी पर अब वो लगना भी बंद हो चुका है। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि ये कोलोसल हैंड कोई स्पेशल तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं जो कि इस गेट को गार्ड कर रही हो। ये सब सोचते हुए वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड की तरफ देखते हुए कहता है कि हेवन डिफाइंग बीड पहले ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, उसके अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज छुपी है ये मैं नहीं जानता था। अब इसे कंप्लीट करने के बाद तो ये पहले से भी ज्यादा अजीब हो चुकी है। और वैसे भी वांगलिंग उस कोलोसल हैंड की तरफ बढ़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वांगलिंग अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए पीछे की तरफ मौजूद मून गीजर सर्पेंट के बैकबोन को उठाकर फौरन से उस कोलोसल हैंड की तरफ थ्रो कर देता है। जो बैकबोन जैसे इस कोलोसल हैंड तक पहुंचा वो फौरन से इसे पकड़ते हुए शैटर कर देता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होती है जो कि इस प्लेनेट में बहुत बड़ा दरार बना चुकी थी। वांगलिंग भी इस टेरिफाइंग पावर ऑफ लॉ को देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि अगर ये उस बोन की जगह मैं होता और मैंने आगे बढ़कर उस ग्रेट गेट के अंदर इंटर करने की कोशिश की होती तो ये कोलोसल हैंड तो मुझे राख में बदल देने वाला था। वांगलिंग यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक वो कोलोसल हैंड और वो ग्रेट गेट दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए हेवन डिफाइंग बीड के अंदर जाकर समा गए। वांगलिंग के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि वो बड़ा कोलोसल हैंड था क्या, या फिर उस बड़े से गेट के पीछे क्या है। यही सोचते हुए वांगलिंग दोबारा से हेवन डिफाइंग बीड के पास आ गया और वो अपने मन में सोच रहा था कि उस गेट के पीछे चाहे जो भी है मुझे वो जानना ही है, क्योंकि हेवन डिफाइंग बीड कंप्लीट हो चुकी है और यकीनन वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकी है। ये सोचते हुए वांगलिंग ने दोबारा से हेवन डिफाइंग बीड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से हेवन डिफाइंग बीड वांगलिंग से दूर भागने लगी, जो देखकर वांगलिंग भी हेवन डिफाइंग बीड को फॉलो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंग बीड स्पेस में से गुजरते गुजरते एक जगह पर आकर रुक जाती है, जहाँ पर वांगलिंग को अपने सामने एक थंडर पोल दिखाई दिया, जो देखकर तो वांगलिंग भी शॉक हो गया। वांगलिंग को समझ आ गया था कि हेवन डिफाइंग बीड मुझे जानबूझकर इस थंडर पोल के पास ला रही थी। इसके बाद वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीड को अपने पास रखते हुए फौरन से अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर की तरफ निकाल लेता है। जो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट अपने सामने इस थंडर पोल को देखकर पहले तो थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास की थंडर एनर्जी इकट्ठा होते हुए यहाँ सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट की बॉडी के अंदर जा रही थी। वांगलिंग भी ये सब देखकर कहता है कि इस थंडर पोल की थंडर एनर्जी उस प्लेनेट की थंडर एनर्जी से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। यही तो वजह है कि सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी इस थंडर पोल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। यानी कि जितना जितना इस थंडर पोल की गहराई में जाते जाओगे वहाँ पर मौजूद थंडर एनर्जी उतनी ही ज्यादा टेरिफाइंग होती जाएगी। जो सब सोचते हुए वांगलिंग फौरन से अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को बाहर की तरफ निकालकर उसे रखवाली करने के लिए छोड़ देता है और वो खुद धीरे धीरे से अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ वांगलिंग जैसे जैसे थंडर पोल की तरफ बढ़ रहा था आसपास की थंडर एनर्जी इकट्ठा होते हुए वांगलिंग की बॉडी में इंटर कर रही थी। और चूंकि ये थंडर एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अंदर की तरफ मौजूद लिंक्सवान यहाँ पर वांगलिंग से कहने लगता है कि ये थंडर एनर्जी बहुत ही टेरिफाइंग है। अगर मास्टर आप अंदर जाना चाहते हो तो प्लीज शौक से जाओ, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझे किनारे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। लिंक्सवान इसी तरह घबरा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उस पर ध्यान न देते हुए इसी तरह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहा, जहाँ सेंटर की तरफ जाते जाते अचानक वांगलिंग रुकते हुए कहता है कि यहाँ की थंडर एनर्जी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। मेरी फिजिकल बॉडी के फिलहाल के स्ट्रेंथ के हिसाब से यही मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। ये सोचती वांगलिंग वहीं पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ गया। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि ये जगह थंडर प्राइमल आर्ट को कल्टिवेट करने के लिए बेहतरीन प्लेस होगी। जिस थंडर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग प्रीशियस प्राइमल एनर्जी बना सकता है। वांगलिंग साथ ही साथ यहाँ पर सोच रहा था कि क्या हेवन डिफाइंग बीड मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आई ताकि मैं प्राइमल फोर्स बना सकूं, या फिर कोई और वजह भी है। जो सब सोचते हुए वांगलिंग
हेवन डिफाइंग बीट को बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ थंडर प्राइमल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी बहुत प्राइमल फोर्स बनाकर उसे हेवन डिफाइंग बीट की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से बिल्कुल वैसे ही हुआ। हेवन डिफाइंग बीट ने वही ग्रेट गेट समन कर लिया जिसके अंदर से वो कोलोसल हैंड निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि वांगलिंग की तरफ बढ़ ही रहा था। वांगलिंग को ये बात तो समझ आ गई थी कि सिर्फ प्राइमल फोर्स का इस्तेमाल करके मैं हेवन डिफाइंग बीट से ये ग्रेट गेट दोबारा से रीओपन करवा सकता हूँ, पर अभी भी वांगलिंग को इसी बात की फिक्र हो रही थी कि वो इस कोलोसल हैंड का मुकाबला नहीं कर सका। और अब हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि असल में हेवन डिफाइंग बीट वांगलिंग को यहाँ इस थंडर पोल पर क्यों लाई थी, क्योंकि जैसे ही वो कोलोसल हैंड यहाँ वांगलिंग को पकड़ने के लिए उसके पास आता है तभी थंडर पोल की थंडर एनर्जी फुर्स से उस कोलोसल हैंड को जकड़ ले दिया, जो देखकर वांगलिंग सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि यही मेरे पास मौका है उस ग्रेट गेट के अंदर इंटर करने का। ये कहती वांगलिंग फुल रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो उस कोलोसल हैंड से खुद को बचाते हुए तेजी से ग्रेट गेट की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस ग्रेट गेट के पीछे कौन सी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। ये सब कहते हुए वांगलिंग उस गेट को पार करके आखिरकार अंदर की तरफ पहुंच गया, जहाँ पर हमें हेवन डिफाइंग स्पेस देखने को मिला। ये जगह बहुत ही सारा अजीब थी, किसी यूनिवर्स की तरह, जहाँ पर एनर्जी की नहरें बह रही है। कई सारे प्लैनेट्स थे, छोटे बड़े अलग अलग साइज के वांगलिंग के सामने मौजूद है। वांगलिंग अभी ये सब देखकर समझने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी अचानक कुछ एनर्जी अटैक वांगलिंग पर चलना शुरू हो गए, जिन एनर्जीज को वांगलिंग डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो एनर्जीज वांगलिंग को जकड़ लेते हैं। वांगलिंग इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी अचानक वांगलिंग को एक आवाज सुनाई थी कि क्या तुम जानते हो। ये आवाज सुनकर वांगलिंग सवाल करते हुए पूछता है कि कौन है वहाँ पर। वो आवाज जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि क्या तुम जानते हो कि डाउ क्या होता है, जानते हो या नहीं। वांगलिंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो एनर्जी लगातार वांगलिंग पर प्रेशर बना रहे थे, इसलिए वांगलिंग को मजबूरन जवाब देना पड़ा और वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। जो सुनते ही अचानक से वांगलिंग के सामने बादलों का एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है और वो वांगलिंग से कहता है तो क्या तुम डाउ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। उन बादलों के सेंटर में एक रोशनी चमक रही थी। वांगलिंग देख तो नहीं पा रहा था कि वहाँ पर है कौन, लेकिन वो जो भी था वो वांगलिंग को विजन्स दिखाना शुरू कर देता है, जिन विजन्स में वांगलिंग को अपने सामने प्लैनेट्स तबाह होते हुए दिख रहे थे और वो आवाज वांगलिंग को बता रही थी कि प्लैनेट्स पैदा होते हैं और प्लैनेट्स तबाह भी हो जाते हैं। हर चीज एक साइकिल से गुजरती है और हर चीज डाउ का ही एक एक्सप्रेशन होता है। कहते हैं कि जो इंसान डाउ को सुन लेता है फिर चाहे शाम तक उसे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर चूंकि उसने सुबह अपनी डाउ को समझ लिया था तो इसलिए उसकी जिंदगी सफल रही। लेकिन जो लोग डाउ की तलाश में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो जिंदगी जीना ही भूल जाए और सिर्फ मौत को ही समझे, तो उनकी जिंदगी सिर्फ पछतावे की है। जीवन और मृत्यु की लगातार ये चलती हुई गति, जिससे लाइफ एंड डेथ साइकिल कहते हैं, ये एक डाउ है। कारण और परिणाम का अनंत चक्र, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट भी एक डाउ है। बस इतनी सी बात है। अगर मैं तुम्हें सिंपल करके बताऊं तो पहाड़ उठते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ों की डाउ सिर्फ एक पत्थर ही समझ सकता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। सो नदियां समंदर में जाकर मिलते हुए खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी डाउ सिर्फ पानी ही समझ सकती है। बादलों को चीरकर सूरज तक पहुंचना, ये भी एक डाउ है, लेकिन इसे सिर्फ पंछी ही समझ सकते हैं। इनमें से हर एक चीज के अंदर डाउ मौजूद थी, लेकिन अगर तुम पानी नहीं, पत्थर नहीं या फिर पंछी नहीं तो तुम उनकी डाउ को नहीं समझ सकते। वांगलिंग को अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके समझ आने लगा था, जहाँ वो आवाज अभी भी वांगलिंग को बता रही थी कि ग्रह बनते हैं और बिखर जाते हैं, जीवन और मृत्यु का चक्कर लगातार चलता रहता है, कारण और परिणाम का चक्कर भी, यानी कि कॉज इफेक्ट का साइकिल भी, ये सब कुछ डाउ है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर जिंदगी क्यों है, हम लोग पैदा क्यों हुए, हम लोग एक दिन मर भी जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि आखिर हम लोगों के जीने मरने का मकसद ही क्या है। ये सारी बातें सुनकर अब वांगलिंग को आखिरकार समझ आ गई थी और वो जवाब देते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि हेवन एंड अर्थ जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, असल में वो अपने ही अंदर से जन्म लेती है। यही तो डाउ है, यानी कि डाउ की तलाश का जो अंतिम पड़ाव है। वो डाउ को समझने का आखिरी लेवल वो असल में तभी समझ आता है जब कोई इंसान खुद को अच्छे से समझ ले, यानी कि खुद को समझना और खुद को ही असल में खोज लेना डाउ है। वांगलिंग को जैसे ही ये बात समझ आई तभी अचानक वो फोर्स वांगलिंग को फुर्र से धकेलते उस ग्रेट गेट के बाहर की तरफ भेज देती है। साथ ही साथ वो गेट धीरे धीरे करके बंद हो रहा था, जहाँ पर बंद होने से पहले वांगलिंग देखता है कि उस गेट के पीछे कोई एंटिटी मौजूद है। जिस आदमी को देखकर तो वांगलिंग भी शौक होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखता था, क्योंकि ऐसी पावर वांगलिंग तो क्या किसी ने भी आज तक महसूस नहीं की, क्योंकि ये इकलौता ही एक थर्ड स्टेप कल्टीवेटर है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।